बोरिंग इसलिए ये क्लास हो जाती है क्योंकि आप लोग पाइथन नहीं प्रिपेयर करके आते हैं। आप लोगों को जो छुट्टी मिली थी आप लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया पाइथन खत्म हो गया है, चलो निजात मिली। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग के मम्मी पापा कहा करते थे कि बेटा 10th पास कर लो उसके बाद अय्यासी है। फिर 10th के बाद जैसे ही पास कर लिया 12th पास कर लो अय्यासी है। 12th पास करने के बाद कॉलेज चले जाओ अय्यासी है। कॉलेज के बाद ये कर लो मैनेजमेंट कर लो अय्यासी है। फिर तो केले बेच नहीं है, डे एंड में रोड पे खड़े हैं, अय्यासी सच में है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे ना। सामूहिक बात कर रहा हूं मैं भी पढ़ाई की ही बात मैं कर रहा हूँ। चलो, चलो गाइस देखते हैं। तो मैं आप लोगों का एक नया फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर उसी क्लास ऑन गिट के अंदर हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर का नाम रखेंगे क्लास ऑन सॉरी वीक डेज डेटा एनालिटिक्स 2 PM। और तारीख क्या है आज की? 30/10/2023। ठीक है, इसके अंदर हम जुपिटर लैब को लॉन्च करेंगे। ओहो, इतने सारे बच्चे हैं, क्या होगा इनका? तो ये हमारी जुपिटर लैब की फाइल है। पहले मैं तुम लोगों को कुछ स्टैटिस्टिक के नियम कानून बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा और उसी में ये सारी टॉपिक्स को लिखूंगा। ये सारा का सारा गिटहब पे डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या काम होता है डेटा एनालिटिक्स का, वो देखते हैं। डेटा बेसिक्स। स्टैटिस्टिक की स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने? थैंक यू। पाइथन वालों ने स्टैटिस्टिक क्या चार्ज कर रहा है तू? सब लैपटॉप बंद करके बैग में रख लो, रखो। रखना, क्या हुआ? रख, वीडियो खराब करवा दी है। चलो, जो भी है। अब हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स की। डेटा एनालिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। स्टैटिस्टिक जरूरी है डेटा को बचाने के लिए। ठीक है, हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे, पहले मैं एक सिलेबस लिखता हूँ। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे मीन, फिर पढ़ेंगे मीडियन, फिर पढ़ेंगे मोड, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे वेरिएंस, फिर पढ़ेंगे IQR, सॉरी क्वांटाइल्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे IQR। ठीक है, IQR का फुल फॉर्म होता है इंटर क्वांटाइल रेंज। फिर पढ़ेंगे आउटलायर्स। ठीक है, आउटलायर्स के अंदर दो बातें पढ़ते हैं हम।
तो क्या कहते हैं यार, थोड़ा सा गिटहब पे जाने दो। बाबू की डेट ऑफ बर्थ भूल गए क्या? क्या? मेन ट्रेंड मैक्स ट्रेंड। अरे थोड़ा धीरे भी खींचेगा तो समझ में आएगा कि तू आ गया है। धरती पे बोझ। ठीक। कहाँ गया? मेन ट्रेंड, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्स ट्रेंड। ठीक है। तो मेन ट्रेंड जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, 1 पॉइंट, सॉरी, Q1 प्लस 1.5 और डिफरेंस ऑफ Q1 माइनस Q2 Q3। अब ये क्या है, बात करेंगे इसकी। माइनस होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैक्स ट्रेंड भी होता है Q1 प्लस 1.5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के साथ Q1 माइनस Q3, या यू बोले कि Q3 माइनस Q1। ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये पता चल जाएगा क्या है। ये क्वांटाइल्स है। क्वांटाइल्स तीन तरीके के होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ये सब क्या मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक से जो पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल, जो उसके आगे, ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है जो मैं लिखा हूँ अभी, बस स्टैटिस्टिक, इसलिए स्टैटिस्टिक लिखा हूँ, बेसिक ऑफ डेटा एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक का पार्ट है अभी, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल है, जैसे जैसे नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, ये सब है, तो उनकी भी बात करेंगे हम। ठीक है। तो ठीक है। अब जो है, एक सेकंड भाई। यहाँ पे मीन मीडियन मोड की बात करेंगे, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर मैं a इज इक्वल टू 4 रखूं और b इज इक्वल टू 6 रखूं, तो इसका मीन क्या है? मीन क्या है? मीन, मीन, मीन। अरे एवरेज क्या है दोनों का? कहाँ था भाई? एवरेज, एवरेज। तो इसका एवरेज क्या होगा? 5। बहुत बढ़िया, गुड। तो क्या कैसे निकलेगा ये? a प्लस बी, और इन सबको ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो दो ही है हमारे पास वेरिएबल, 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज दैट मीन। ये आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है। इसके अलावा भी आप लोगों ने कुछ पढ़ा है? क्या पढ़ा है? मीन इसके अलावा कुछ पढ़ा है कभी? मीन, मीन, MEAN, कौन कौन सा?
ये क्या होता है? हाँ तो बता ना, वही तो पूछ रहा हूँ। एक ही याद है? अच्छा अच्छा। हाँ और? वाह, मीन मीडियन मोड मीन है। हमारे देश के फ्यूचर डेटा एनालिटिक्स बनेंगे। चलो जो भी है, पढ़ना तो है ही। 3 तरीके की मीन होती हैं, हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, हम भूल गए हैं, फिर से आता है उसको पढ़ने। पहला है अराइथमेटिक मीन, जो अभी आपने मीन निकाला है वो अराइथमेटिक मीन है। फिर होता है जियोमेट्रिक मीन। फिर होता है हार्मोनिक मीन, जिसको आप लोग AMGM HM करके भी पढ़ते थे। नंबर वंबर आ जाता था, कुछ अच्छे नंबर आ जाता था, हम पास हो जाते थे, सब कुछ सही सलामत हो जाता था, ठीक ठाक था, ये हम सोच के पढ़ लेते थे इसको। नंबर भी आ गए थे 10th में, फिर उसके बाद जिंदगी में कभी अप्लाई नहीं किया इसे। और उस समय हमने पूछा भी नहीं कि सर इसको निकालते क्यों, बस हम इसमें थे कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, और पेपर में हम लिख के ले जा रहे हैं, रावत साहब लिख के ले जा रहे अपने हाथों पे। बुक लेके जाते थे तुम? बहुत बढ़िया। अब आगे, तो इन मीन की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम अरिथमेटिक मीन ये निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। एक और मीन होता है इसी वैल्यू का, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। हम सबको निकाल के बताते हैं, फिर इसके बारे में डिफरेंस बताएंगे, जी यही टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है उसको देखो। ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला था वो था n/1/a + 1 सॉरी नो दिस इज नॉट। इसका जो फॉर्मूला था वो ये था, AB⁴ ये था, और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिफाइन करता था, ठीक है। तो 4 × 6 लिखने के बाद इसके ऊपर ये रूट लगेगा 1/n के ऊपर, क्योंकि 1/n 1/2 होता है ना। तो इसका क्या निकल के आएगा, एक वैल्यू निकल के आएगा जो कुछ ना कुछ 4 पॉइंट समथिंग पे होगा, 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ मुझे लोग बताएंगे कि इसको रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल सॉरी, हम वेक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे सॉरी, 4 को, तो 2 × 2 और 3 × 2 = 6, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो इसका पेयर बाहर निकलेगा, तो 2 बाहर निकल गया। अब 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। और इसको अगर हम 2 × 2 = 4 करके देखा तो 2 बाहर फिर भी आएगा, मतलब रूट के अंदर 2 फंसा रहेगा, है ना। ऐसा होता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, रूट के अंदर 2 बचा रहेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे निकाल नहीं सकते, हम फंसे हुए हैं हम। अच्छा देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं A × B, और इस पूरे का पावर कितना, 1/n। 1/n मतलब पावर का मतलब डबल एस्ट्रिक, ठीक है। और इसके ऊपर हम जो पावर दे रहे हैं 1/2 दे रहे हैं, तो आंसर जो निकल के आएगा 4.89 समथिंग निकल के आ रहा है। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। ये भी एक तरह का मीन है, ठीक है। एक होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या करता है वो भी देखो। हार्मोनिक मीन, तो हमारे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो n फॉर्मूला लिख रहा हूं, कोर फॉर्मूला। तो 1/a + 1/b, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, हम इसको कैसे लिखेंगे निकालने के लिए हार्मोनिक मीन। तो हम n की जगह पे कितने एलिमेंट है हमारे, 2, 2 लिखेंगे। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे निकल के आया था ये सब, ठीक है। और इसके अंदर 1/ जो a है वो हमारा कितना है, 4, और 1/b कितना है, 6। अब इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आओ। अभी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रॉपरली नहीं है, तो 2 और 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12।
अच्छा, 24 होगा मल्टीप्लाई कर देने पे। कौन बोला 24? गद्दार हो तुम सबके सब। चलो, तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आ जाएगा? ये सब याद है ना, मैथ्स का फॉर्मूला याद है ना सब, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब फ्रैक्शन वाले, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, तो ये सब याद है ना? तो बोल काहे नहीं रहे हो? नहीं याद है? किसको नहीं याद है? कहाँ है? एआई बनने आए हो? अरे एआई के लिए कैलकुलस बहुत जरूरी है। चलो देखो, तो हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं और फिर इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। जितने बार में ये जाता है डिवाइड होता है, उतनी बार हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, यानी कि न्यूमरेटर से। तो 4 3 12, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। बीच में एक प्लस लिखेंगे और 6 को फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, तो 1 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ठीक है, अब जो भी आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5/12। अब 12 जो कि नीचे है ये ऊपर चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, होता है ना? तो कितना होगा? 2 × 12/5। ठीक है, अब 12 दूनी 24, 12 2 24, अंग्रेज मीडियम है ना, और 5 से डिवाइड करो तो 5 4 20, 5 5 25, कुछ 5.80 के आसपास आना चाहिए सर। अच्छा 4.80 आना चाहिए, ओके, तो 4.80 के आसपास कुछ आएगा ये। ठीक है, चलो करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें इस पूरे फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा कहाँ? यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो हम सर न्यूमरेटर में लिख लेंगे 2, फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 1/4। ठीक है, इसको एक और ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, एक और ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर 1/6 रखेंगे, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे? प्लस हो रहे थे, और इन सब का एक कलेक्टिव आंसर आना है, इसीलिए इन लोग को एक बाहर वाले ब्रैकेट में भी रख रखा है। ठीक है, अच्छा, जब इसको तुम चलाओगे तो 4.80, और ये एरर है जो डेसिमल का एरर होता है, 4.8 ही आएगा इसमें। तो 3 तरीके के हमने मीन निकाले हैं, मतलब एवरेज निकाले। पहला वाला था अरिथमेटिक मीन, क्या था? दूसरा वाला क्या था? आने लगी ना नींद? मुझे पता था। उसके बाद हार्मोनिक मीन। अभी तुम्हें नींद भी आएगी, तुम लोग सब गायब हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये इन टर्म को हम स्किप नहीं कर सकते, सॉरी। सर हाँ जी सर, बताइए। सर इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? हाँ वही बताने जा रहा हूँ भाई, रुको, सब्र। चलो देखो गाइज, इन सब चीजों को स्किप नहीं करा जा सकता, पहले सुन लो। ठीक है, ये तुम्हें यूज करने हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पागल नहीं हो गया हूँ कि तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे भी तो याद रखना पड़ता है ना सब। तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। अब एक कहानी सुनते हैं। कहानी, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो 10th जी की जैसे क्लास है। बता दी। 10th क्लास में कुछ बच्चे हैं, इनकी इस क्लास में मान लेते हैं कि 4 बच्चे हैं। ठीक है, ये हम जानबूझ के ऐसे बना रहे हैं क्योंकि यही है एनालिसिस। अगर कोई बंदा हमसे पूछ दे कि इस क्लास की एवरेज हाइट क्या है, इस क्लास की एवरेज हाइट क्या है, तो हमें सबका हाइट निकालना पड़ेगा प्लस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हम नॉर्मल क्या निकाल रहे हैं, तो हम इसी को आखिर क्यों निकाल रहे हैं, तो समझते हैं। इंसान की जो हाइट होती है वो एक रेंज में ही होती है, या तो बंदा 4 फीट का रह जाएगा, 3 फीट का रह जाएगा, या तो 7 फीट का होगा, या 8 फीट का होगा। कुछ लोग एक्सेप्शन में हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी। हाँ, लिलीपुट।
है ना। चलो अब जो है यहाँ पे बंदे का रेंज होता है हाइट का, ये डिफाइंड है कि इतना इतना मिनिमम हो सकता है, इतना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, जब तुम्हें ये बिल्कुल नोन हो तो तुम क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन निकालोगे। जो ज्यादा नहीं वेरी कर रहा, मतलब जिसमें जो वेरिएशन है 1x से ज्यादा का ना हो, मतलब 1 गुना से ज्यादा बड़ा ना हो। जैसे कोई एक ऐसा बंदा इतना छोटा सा बंदा है और कोई एक इतना बड़ा बंदा है, इनमें हम अरिथमेटिक मीन नहीं निकालेंगे। ठीक है, हाँ, रेंज का हम हमेशा ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब एक बच्चा आज पैदा हुआ और उसका डैड इतना बड़ा है, हाइट निकालेंगे उनका एवरेज, अरिथमेटिक मीन से तो नहीं निकालने वाला, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा वहां पे। ये क्या है, एक एवरेज का मतलब कि हम जानना चाहते हैं कि हर एक बंदा कितना हाइट का है उस क्लास में, यही तो है एवरेज। कि अगर 10 बंदे हैं तो उनका एवरेज हाइट यही है, मतलब इसी के आसपास कुछ हाइट होगी, बोलने में भी समझ में है और जो सुनने वाला है उसको भी लगे कि हाँ सही बात कह रहा होगा, क्योंकि बात तो स्टैटिस्टिक की मदद से कह रहा है। स्टैटिस्टिक का मतलब है सिर्फ बातों को मैथमेटिकली प्रूव कर देना, सही बताना, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बातों में। हम बोल रहे हैं 5 फीट का बंदा और जाके देख रहे हैं तो कल ही पैदा हुआ था वो, 1 फीट का भी नहीं है ठीक से, तो ये तो बहुत डिफरेंस आ गया ना। तो स्टैटिस्टिक एक ऐसा ब्रांच है साइंस का, कंप्यूटर साइंस का, जो हमें हेल्प करता है चीजों को एनालाइज करने के लिए, चीजों के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए, और जो भी हम उसकी मदद से बताते हैं वो ऑलमोस्ट सही होता है, एग्जैक्टली सही नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप सबकी हाइट निकाली जाती है, एक एवरेज हाइट निकल के आएगी, तो वो उस क्लास की एवरेज हाइट होगी। उससे हो सकता है कोई बंदा आधा फीट ऊपर आधा फीट नीचे हो। ठीक है, तो यही तो होगा एग्जैक्टली तो हम एक एवरेज वैल्यू पे बात कर रहे हैं। अब यही मैं यूएस में जाके उन्हीं के बच्चों को पढ़ाता था, उन वहां की जो एवरेज हाइट है पूरे पॉपुलेशन की वो 6 फीट के आसपास है, और हिंदुस्तान की 5.5 फीट। हिंदुस्तान की एवरेज हाइट जो है पूरे हिंदुस्तान की आबादी निकाल के, और तुम कैलकुलेट कर लोगे तो 5 फीट हाइट आएगी, 5.5 फीट। और यूएस की निकालोगे तो 6 फीट एवरेज। ठीक है, पूरे आबादी का हाइट निकालो और डिवाइड कर दो पूरे पॉपुलेशन से, तो एवरेज जो हाइट निकल के आएगा उसकी बात कर रहा हूं। तो हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा जापान के ज्यादातर लोग ओल्ड एज में हैं। ठीक है, तो वो एक काउंटिंग हुई, एज का पता किया गया, एवरेज निकाला गया, तो बोला जाता ना हिंदू जो जापान की आबादी ऑलमोस्ट बूढ़ी है, और वहीं इंडोनेशिया की आबादी या फिलीपींस की आबादी जो है वो 30 एज ग्रुप की है ज्यादातर। तो ये एवरेज निकाला गया है कि जो लोग वहां पे हैं उनकी एवरेज एज क्या है, एज क्या, सबका एज जोड़ लिया गया, उतने नंबर से डिवाइड कर दिया गया, एवरेज एज निकाल के आ गया। ठीक है, तो ये एवरेज ऐसे बात हो रही है। हम किसी देश को जवान या बूढ़ा इस बेसिस पे नहीं कहते कि सबसे ज्यादा के पूछे हैं, इस बेसिस पे कहते कि ऑलमोस्ट सबकी हाइट कितनी है या कितनी एज है उनकी। अगर एज उनकी 30 से 40 के बीच में लाई कर रही है मतलब वो देश जवान है। एवरेज एज जो है वो 60 से ऊपर लाई कर रही है मतलब वो कंट्री बूढ़ा है। ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है, स्टैटिस्टिक ऐसे काम करता है। ठीक है, ओके। अब एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर मैं 10 क्लास का रिजल्ट बताता हूं आप लोगों को, आप लोग पूछते हो ना अपने छोटे भाइयों से, लेट्स से अगर या आप लोगों से पूछा गया होगा कि अच्छा बताओ बेटा कितना 10 में रिजल्ट आया था तुम्हारा, तो तुम क्या बोलते हो, सर 80% आया था। तो तुमने एक अरिथमेटिक मीन की बात कर दी है वहां पे, मतलब तुमने ये बोल दिया कि अगर सर हमारे 10 सब्जेक्ट हुए होंगे या 20 सब्जेक्ट हुए होंगे तो ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में 80 नंबर आया है मेरा। यही तो बात करी है तुमने, तुमने इस टर्म से पूरे सब्जेक्ट का ब्यौरा एक साथ दे दिया है। अब किसी में सर ज्यादा भी हो सकता है कम हो सकता है, 100 से ऊपर नहीं जाएगा और 0 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि रेंज जो है वो डिफाइंड है 100 नंबर, 0 मिनिमम मैक्सिमम 100। अब तुम लोग अगर स्कूल में सुने होगे तो कुछ कुछ मास्टर माइनस में भी नंबर दे देते थे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये कहने वाली बात है सब। ठीक है, तो जहां पे रेंज तुम्हें पता होता है, डिफाइंड होती है कि इस रेंज से बाहर इस रेंज से अंदर नहीं जाएगा कोई भी चीज, वहां पे हमारा अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। और उनके बीच में जो गैप होती है वो
1x से ज्यादा या 2x से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 गुना या 2 गुना से ज्यादा। एक बंदा 6 फीट का है और एक बंदा 3 फीट का है, उनका एवरेज मीन निकलेगा। एक बंदा 12 फीट का है, एक बंदा 3 फीट का, उनका एवरेज मीन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अरिथमेटिक मीन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सर वो एक रेंज में है ही नहीं, वो अब आउटलायर है। आउटलायर मतलब एक ऐसा आदमी जो ट्रेंड को खराब कर रहा है। खराब करने का मतलब सर डेटा इसकी वजह से खराब हो जाएगा। सोचो थोड़ा सा, हम अचानक से ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, जो ट्रेंड लिखा है ना, मैक्स ट्रेंड, मिन ट्रेंड, इनकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है इन सब पे डिस्कशन करना। ठीक है, देखो 20 बंदे आए थे, भाग रहे हैं ना सब, भाग जाएंगे, खाली हो जाएंगे, देख लेना, खाली हो जाते हैं। एक्सपीरियंस एनालिसिस तो हमारी भी है ना। मैथमेटिक्स की बात मत करो हमसे, हम नहीं झेल पाएंगे इसे, ये है वो बच्चे। चलो अब ध्यान से सुनो, यही इंटरव्यू, देखो ये जो टॉपिक है इसमें डिस्कशन होती है इंटरव्यू में। इसमें कोडिंग नहीं करवाएगा तुमसे, वो डिस्कशन करेगा, पूछेगा, एक ग्राफ दे देगा, पूछेगा इससे क्या क्या समझते हो, एक्सप्लेन करो। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का काम ही रिपोर्टिंग का है, तो जब तक वो डेटा नहीं समझ पाएगा, रिपोर्ट कहां से क्रिएट करेगा? तो वो डेटा दे के पूछेगा तुमसे कि अच्छा इस डेटा से क्या क्या समझ रहे हो, क्या क्या निकाल सकते हो इससे जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। या एक ग्राफ दे देगा, बोलेगा इससे क्या क्या पता चल रहा है बताओ मुझे। अभी ग्राफ की भी बात करेंगे, अभी तो हम स्टैटिस्टिकल टर्म की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो अब सपोज करो मैं दिल्ली पहली बार आया, कहां से? बलिया से। बलिया एक बहुत पुराना बेजा गांव, मतलब ऐसा गांव जहां पे सब लोग देहाती हैं, ऐसा मान लो, है ना। और दिल्ली पूरा हाई फाई। मैं जब दिल्ली आया तो एक बंदा को देखा दिल्ली मेट्रो में, वो बंदा कान में पियर्सिंग करा के घूम रहा है, टैटू बनवा के घूम रहा है। हमारे यहाँ माइंड सेट है हमारे यहाँ का कि टैटू जो है वो, पहली बात तो हम इतना स्टाइलिश नहीं बनवाते, और बनवाती भी तो औरतें बनवाती हैं हमारे यहाँ, ऐसे हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट वो है, हमारा माइंड सेट ऐसा है। ठीक है, ऐसा ऐसा जगह से मान लो मैं आ गया, तो मैं दिल्ली के लिए आउटलायर हूं, मैं दिल्ली के ट्रेंड में नहीं ढला हूं। तो दिल्ली वाले मुझे क्या बोलेंगे? डाउन, क्या बोलते हैं उसको, हाउ डाउन मार्केट, यही तो बोलते हैं ना, हाउ डाउन मार्केट, कितना नीचे गिरा हुआ इंसान है, यही तो बोलेंगे। यहाँ पे क्या है? इफ यू हैव नो क्लॉथ्स यू आर फैशनेबल, एंड यू इफ यू हैव क्लॉथ्स यू आर नॉट फैशनेबल। दिस इज अ ट्रेंड ऑफ दिल्ली, स्पेशली ऑफ राजीव चौक, वी कैन नॉट से एनीथिंग। हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड यही चल रहा है। ट्रेंड ये चल रहा है कि यूएस में अगर लोग साड़ी पहन के घूमने लग गए तो दैट इज अ आउटलायर, वो उस ट्रेंड को खराब कर रहा है, माहौल को खराब कर रहा है। तो जो माहौल को खराब करता है वही है आउटलायर। अब मैं दिल्ली के ट्रेंड में ढलना चाहता था, दिल्ली आ गया, और मैं धोती वोती पहन के आया हूं घर से, है ना, बाल बिल्कुल तेल लगा के चिपका रखा है, उड़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, मूछें एकदम लंबी लंबी, और पान कचर रहा हूं, मेट्रो में घुस गया हूं। जो पान मेरे मुंह में है एक बंदे के सर पे है। क्यों? क्योंकि उसके बाल लाल पीले हरे नीले हो रखे हैं। तो ट्रेंड कहीं और था, मेरा खराब था, मुझे दिल्ली के ट्रेंड में ढलना है। तो या तो मैं उस ट्रेंड में ढल जाऊं या फिर मुझे हटा के फेंक दिया जाएगा। डेटा के साथ भी यही किया जाता है, समझ में आ रहा है? और स्टैटिस्टिक उसमें हेल्प करता है तुम्हारी, कि तुम्हें या तो ट्रेंड में रखा जाए या ट्रेंड से निकाल के कैसे फेंका जाए, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, तुम उसमें से कैसे समझोगे कोई डेटा आउटलायर है कि नहीं है? तो उसको समझने के लिए स्टैटिस्टिक की सहारा और मदद दी जाती है। अब मैं दिल्ली के ट्रेंड में जाने लग गया, दिल्ली के ट्रेंड में जाने के लिए मुझे पियर्सिंग करवानी पड़ी।